गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 6 मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मानव जीनोम परियोजना। बच्चों, मानव जीनोम परियोजना में यह जो पहले हम जीनोम के विषय में समझ लेते हैं, यह जीनोम क्या है बच्चों। तो जीनोम का अर्थ होता है बच्चों जीनों का समूह। जीनों का समूह। जीनोम का अर्थ है बच्चों जीनों का समूह। और जीन क्या होता है बच्चों, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है पहले भी कि जीन क्या होता है। आपको पता है कि आपकी शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यदि हम इसकी एक कोशिका को निकालें, यदि इसकी हम एक कोशिका को बच्चों यहाँ पर यदि हम निकाल दें इस तरह से एक कोशिका, तो आपको पता है बच्चों कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और इसी केंद्रक में होता है आपका गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र की संरचना बच्चों हमको पता है कि यह यक्ष के आकार का आपके गुणसूत्र की संरचना। यह जो आपका गुणसूत्र है, यह गुणसूत्र हमारे इस केंद्रक में पाया जाता है। और यदि हम इस गुणसूत्रों को खोलकर देखें तो इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह जो संरचनाएं हैं बच्चों, यहाँ पर आपका डीएनए होता है, यहाँ पर डीएनए होता है। यदि इसको हम इस डीएनए को और हम खोलें, इस डीएनए को और खोलकर हम देखें और इसको खींचे, ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे कि यह डीएनए भी जो है जीन से मिलकर बना होता है। यह जो आपका डीएनए जो है वह जीन से मिलकर बना होता है। और इस जीन को भी बच्चों यदि हम इसको और खोलें, ठीक है, इसको और खींचे, तो देखेंगे इस जीन में भी जो है नाइट्रोजनी फाज जो है क्षार पाए जाते हैं, अर्थात क्षार युग्म पाए जाते हैं। इसमें क्षार युग्म पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और आपको पता है जो क्षार युग्म होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है, वह आपका एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से इन क्षार युग्मों का अनुक्रम होता है, ठीक है। और इन्हीं क्षार युग्मों से मिलकर बना होता है जीन, और अनेक जीन से मिलकर बना होता है डीएनए, और डीएनए से जो है अनेक डीएनए से बना होता है आपका गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। और जो मानव जीनोम परियोजना है, इस मानव जीनोम परियोजना में बच्चों हम इसी जीन की अर्थात इसी जीन की संरचना तथा डीएनए पर नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम का पता लगाने के लिए मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में अमेरिका ने प्रारंभ की, ठीक है बच्चों। तो यह हमने देख लिया कि यह जो आपका जीन है, जो जीनोम है, जो जीनों का समूह है, इसी जीन की संरचना जानने के लिए, या जो डीएनए है, डीएनए पर जो क्षार युग्म है, इन्हीं को क्षार युग्मों का अनुक्रम पता लगाने के लिए 1990 में अमेरिका ने मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की, ठीक है। और बाद में देखेंगे मानव जीनोम परियोजना में आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान आदि देशों ने भी इसमें सहयोग किया, ठीक है। तो यह मानव जीनोम परियोजना अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना है, और इसकी शुरुआत 1990 में अमेरिका ने की। क्योंकि जो जीन है, इस जीन की संरचना अर्थात डीएनए पर जो नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम है, इसी को पता लगाने के लिए 1990 में अमेरिका ने मानव जीनोम परियोजना का प्रारंभ किया, ठीक है बच्चों। और मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं।
तो ये जो मानव जीनोम परियोजना है बच्चों, इसे महापरियोजना या इसी को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्यों इसे महापरियोजना या मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें देखेंगे 3 × 10⁹ ठीक है, क्षार युग्म होते हैं। इतने क्षार युग्म इसमें होते हैं और एक क्षार युग्म में हम देखेंगे कि $3 खर्च बैठता है। यदि 3 × 10⁹ में $3 का मल्टीप्लाई करें, हम गुणा करें, तो देखेंगे $9 बिलियन इतना बिलियन का खर्च आता है। ठीक है बच्चों, तो इतने $, का खर्च आएगा और इसे अर्थात इनका जो आंकड़ा है, इन आंकड़े को संकलित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए 1000 पृष्ठों का 33,000 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। 33,000 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने देखा कि यह परियोजना में खर्च बहुत अधिक है और इसका विस्तार बहुत अधिक है। इसलिए इस योजना को महापरियोजना या मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि मानव जीनोम परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1990 में। किसने किया? अमेरिका ने किया। क्यों किया? कि जीन की संरचना और डीएनए पर जो नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम है उसको पता लगाने के लिए यह मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ किया गया। चूंकि इस परियोजना में खर्च बहुत अधिक था, इसका विस्तार बहुत अधिक था, इसलिए इस योजना को महापरियोजना या मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस मानव जीनोम परियोजना का हम लक्ष्य देखेंगे। इनका लक्ष्य क्या था? तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य। विचार विमर्श करना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि मानव जीनोम परियोजना, जिसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इन्होंने 4 लक्ष्य रखा था। पहला लक्ष्य यह था कि जीनों की पहचान करना, जो 20,000 से 25,000 जीन थे, इनकी पहचान करना। दूसरा, डीएनए पर जो क्षार युग्मों का अनुक्रम है, इनका पता लगाना। तीसरा, जो आंकड़ा है उन आंकड़े को संग्रहित करना, एकत्रित करना। और चौथा, मानव जीनोम परियोजना के समय जो सामाजिक, नैतिक और कानूनी समस्याएं आती हैं उन पर विचार विमर्श करना। यह इनका 4 लक्ष्य था। अब लक्ष्य के बाद बच्चों हम मानव जीनोम परियोजना में देखेंगे कि इनकी विधियां क्या थी। ठीक है, कौन सी विधियां थी, किस विधि का प्रयोग किया इन्होंने मानव जीनोम परियोजना में, तो उस इनकी विधियां, मेथड और इनका प्रोसेस क्या था, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। या इनका मेथड क्या था, किस विधि का प्रयोग किया? इन्होंने 2 विधि का प्रयोग किया। अर्थात मानव जीनोम परियोजना का यह पहला विधि है, EST, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति अनुक्रम टैग्स, इंग्लिश में एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग।
यह इनकी पहली विधि है। और इस EST अर्थात जो इनकी पहली विधि है, इस विधि में हम लोग यमारण्य पहले हम इस विधि में इन्होंने क्या किया कि जो यमारण्य पर उपस्थित कोडिंग अनुक्रम थे, जो नाइट्रोजनी क्षार थे, जो क्षार युग्म थे, ठीक है, उन्हीं कोडिंग अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त करना यह इनकी पहली विधि थी और इसी विधि को हम EST कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आप जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब हम इसकी दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि क्या है, ध्यान रखिए, इनकी जो दूसरी विधि है इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है DNA पर उपस्थित सभी कोडिंग और नॉन कोडिंग, ठीक है, दोनों अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस अनुक्रम में हम लोग देखेंगे DNA पर उपस्थित ठीक है बच्चों, तो यह इनकी दूसरी विधि थी। ठीक है, अनुक्रम की पढ़ी या जो है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या था, इसमें DNA पर उपस्थित कोडिंग और नॉन कोडिंग, ठीक है, दोनों अनुक्रमों का पता लगाना। जबकि जो आपका पहला था, ठीक है, EST, उसमें केवल हम कोडिंग का ही जानकारी प्राप्त करते हैं और इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग माने सभी DNA की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इसकी प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे, तो इसका भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मानव जीनोम परियोजना का, ठीक है, प्रक्रिया। मानव जीनोम परियोजना की प्रक्रिया क्या है बच्चों, पहले जो है हम कोशिका में उपस्थित सभी DNA को प्राप्त करते हैं या DNA को क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। कोशिका में जितना भी DNA है, ठीक है, सभी DNA को हम एक जगह क्या कर लेते हैं, DNA को सभी एकत्रित कर लेते हैं अर्थात DNA को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्योंकि यह जो आपका DNA है बच्चों, हमको पता है DNA बहुत लंबा होता है, इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, तो इतना लंबा DNA का जो है ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं होगा। इसलिए हम इस DNA के छोटे छोटे खंड करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस DNA का हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे खंड करते हैं। तो छोटे छोटे खंड किस तरह से करेंगे, इस DNA को कैसे काटेंगे, कैंची से काटेंगे, गड़ासा से काटेंगे, ठीक है, हंसुआ से काटेंगे, किस तरह से इस DNA का हम लोग छोटे छोटे खंड करेंगे। तो पता है बच्चों कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की जो कैंची है उस कैंची को बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा अर्थात प्रतिबंधन एंजाइम्स के द्वारा हम इस DNA के खंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, अर्थात जो आपका बायो का जिसको हम कैंची बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम्स। ठीक है, तो इस DNA के दूसरा काम हम करते हैं, पहले कोशिका से पूरे DNA को निकाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा काम करते हैं हम इस DNA के छोटे छोटे खंड करते हैं। तो छोटे छोटे खंड किसके द्वारा करते हैं, तो हमारी एक कैंची है, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा जो है हम इसके छोटे छोटे खंड कर लेते हैं, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला काम जो है इस प्रक्रिया में मैंने पहला काम क्या किया कि कोशिका से पूरे DNA को निकाला, फिर इस DNA के छोटे छोटे खंड मैंने कर दिया। अब तीसरा काम क्या करते हैं कि इस DNA को, ठीक है, यह जो आपका DNA है इसका हम पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, अर्थात इसका क्लोन तैयार करते हैं। इस DNA का क्लोन तैयार करेंगे और क्लोन तैयार करने के लिए मान लीजिए यह आपका पोषक कोशिका है, यह है पोषक कोशिका। क्या है बच्चों, यह है पोषक कोशिका, यह है पोषक कोशिका और इसी को हम लोग बोलते हैं होस्ट सेल। यह होस्ट सेल है बच्चों और यहीं पर हम जो है इस DNA का प्रतिलिपिकरण माने DNA का क्लोन बनाएंगे। ठीक है, आवर्धन करने के लिए
ठीक है, डीएनए का क्लोन बनाएंगे। इसके लिए जो है हमें पोषक कोशिका चाहिए। तो दो प्रकार की पोषक कोशिकाएं होती हैं। एक होता है, दो प्रकार की पोषक कोशिकाएं हैं, और एक जो कोशिका है, यह जो पोषक कोशिका है या जो होस्ट सेल है, ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम शार्ट भाषा में कहते हैं, शार्ट भाषा में हम इसको बोलते हैं बी, शार्ट भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको BAC। यह BAC है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक दूसरा होता है बच्चों, ठीक है, ईस्ट। एक दूसरा होता है कि देखिए यह पोषक कोशिका है, तो पोषक कोशिका या होस्ट सेल या पोषक कोशिका दो प्रकार का होता है। एक जो है आपका होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम BAC बोलते हैं, और दूसरा होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम याक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम लोग बढ़ें। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि दो प्रकार का जो है पोषक होता है। एक आपका होता है, एक होता है आपका BAC और दूसरा आपका होता है YAC। एक बैक होता है और एक याक होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए, यह जो मैंने डीएनए का छोटे छोटे खंड हमने किया था, डीएनए का यहाँ जो छोटे छोटे खंड डीएनए का हुआ था, ठीक है, इस छोटे छोटे डीएनए के खंडों को हमें पोषक कोशिका तक पहुंचाना है, होस्ट सेल तक पहुंचाना है। तो इसको हम कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है, इसके पहुंचाने के लिए अर्थात आप यह कह सकते हैं डीएनए पैसेंजर, यह डीएनए पैसेंजर है। ठीक है, तो डीएनए पैसेंजर जो है आपका, जो यह डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं, इस डीएनए को हमें होस्ट सेल या पोषक कोशिका में पहुंचाना है। ठीक है, तो कैसे पहुंचाएंगे, किस साधन द्वारा पहुंचाएंगे, ठीक है, यह समस्या है। तो दो तरह की आपका साधन है। एक साधन आपका है BAC और दूसरा जो आपका साधन है वह YAC है। ठीक है, तो यह इनोवा है और यह आपका जो है छोटी गाड़ी है मारुति की, यह मारुति ये 800 है मान लीजिए, ठीक है, और यह आपका जो है इनोवा है। चूंकि डीएनए, आप डीएनए को, जो डीएनए क्या है, डीएनए मान लीजिए यहाँ पैसेंजर है जिसको जाना है पोषक कोशिका के पास। या पोषक कोशिका समझ लीजिए यह आपका दोस्त का घर है, आपके परिवार के साथ आपको अपने दोस्त के घर जाना है, और आपका जो परिवार है डीएनए है, परिवार की संख्या अधिक है, तो किस गाड़ी से आप जाना पसंद करेंगे, याक वाले गाड़ी से या बैक वाले गाड़ी से? तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे परिवार की संख्या अधिक है तो हम इस जो है बड़ी वाली गाड़ी से ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें सब अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो मानव जीनोम परियोजना में, ठीक है, जो प्रयोग किया गया, अधिकांश जो प्रयोग किया गया वह याक का प्रयोग किया गया, अर्थात ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग किया गया। ठीक है, और बैक का प्रयोग जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग कम किया गया और याक का प्रयोग अधिक किया गया। यह नीट के प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आता है कि मानव जीनोम परियोजना में है किसका अधिक प्रयोग किया गया, BAC या YAC? ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। याक, याक माने यह आपका बड़ी गाड़ी है, इनोवा है, और बैक क्या है, यह छोटी गाड़ी है। तो चूंकि डीएनए की संख्या अधिक है तो जाहिर सी बात है हम बड़ी गाड़ी का चयन करेंगे। तो आप इनोवा पर मान लीजिए बैठ कर जाते हैं। एक चीज और, याक कैसे याद करेंगे, आप बड़ी गाड़ी पर बैठ कर जाते हैं, कहाँ जाना है, आपको अपने दोस्त के घर जाना है, इसके यहाँ जाना है। ठीक है, और जब यहाँ बैठ कर जाते हैं तो यह जो आपका सोमो है, ये आपने किराए पर यह गाड़ी लिया है, ठीक है, और यह बहुत गंदी गाड़ी है। गंदी गाड़ी होने के कारण यह आपको क्या नहीं लगती है, उल्टी होने लगती है, याक याक याक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं याक। ठीक है, तो याक क्या है बच्चों, याक जो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। मानव जीनोम परियोजना में इसी का प्रयोग किया जा सकता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दो होता है, एक जो है आपका बैक्टीरियल
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसी का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। और फिर हम जाते हैं पोषक कोशिका में। यहाँ पोषक कोशिका में हम जब पहुँचते हैं, ठीक है, तो पोषक कोशिका में किससे पहुँचते हैं हम लोग? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में अधिक प्रयोग करते हैं इसका। और इसी से, इस पोषक कोशिका से हम डीएनए का जो है क्या बनाते हैं? क्लोन तैयार कर लेते हैं। और डीएनए के क्लोन से इसका जो है आवर्तन हो जाता है, जिससे हम इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, ठीक है, वह किस तरह से किस अनुक्रम में है, उनको हम आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। जो डीएनए के छोटे खंड है जिनका मैंने क्लोन तैयार कर लिया है और क्लोन को जिसको आवर्धित कर दिया है और जिसमें स्पष्ट रूप से नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम को हम पता कर लेते हैं। इस तरह से इनका प्रयोग, इनकी प्रक्रिया मानव जीनोम परियोजना में की जाती है। जीन की संरचना या डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे मानव जीनोम परियोजना का, ठीक है, उपलब्धियां, क्या उपलब्धियां हुई मानव जीनोम परियोजना का। ठीक है बच्चों, तो मानव जीनोम परियोजना की जो उपलब्धियां थी, पहली उपलब्धियां यही थी 3164.7 करोड़ क्षार युग्म प्राप्त हुए। दूसरी जो इनकी उपलब्धियां थी 30,000 जीन प्राप्त हुए, 30,000 जीन प्राप्त हुए, अर्थात इतने जीन की पहचान जो है किया गया मानव जीनोम परियोजना में। पहला मेरा उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य में हमने देखा था 20 से 25,000 जीनों की पहचान करना। तो जब हम मानव जीनोम परियोजना में, ठीक है, इसकी जानकारी प्राप्त किए, खोज किए, तो हमें पता चला कि 30,000 जीन प्राप्त हुए। तो हमको पता हुआ कि जीनों की संख्या कितनी है, 30,000 है। और एक जीन में, अगर एक जीन की बात करें तो एक जीन में 3,000 नाइट्रोजनी क्षार या क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, प्रयोगों द्वारा, रिसर्च द्वारा पता चला कि जो है 30,000 जीन होते हैं। और जो है एक जीन में अगर पूछा जाए तो एक जीन में 3,000 क्षार युग्म प्राप्त होते हैं। यह प्रयोगों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तीसरा जो है हमें पता चला, तो तीसरा मैंने उपलब्धियां देखा कि जो है आपका जो डिस्ट्राफिन है, पता चला कि डिस्ट्राफिन जो है मनुष्य की सबसे बड़ी जीन है और इस जीन में 2.4 करोड़ जो है क्षार युग्म इसमें पाए जाते हैं। तो इनका हो चुकी है, ठीक है, अर्थात 50% से अधिक जो है जीनों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जो पता चलता है कि 30,000 जो है आपकी जीन होते हैं, उसमें से 50 से अधिक जीनों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। चौथा, 2% कोड, 2% कोड ही प्रोटीन को कोड करता है। इतना ही, केवल जो 50% से अधिक जीनों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। प्रयोगों द्वारा हमने देखा कि केवल 2% ही जो है कोड है ऐसे जो प्रोटीन को कोड करते हैं, केवल 2%। ठीक है, अगला हम देखते हैं चौथा और पांचवा हम लोग देखेंगे। बच्चों पहले आप इसकी जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो हमने देखा इनकी महत्व या उपलब्धियों में पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा, 5 उपलब्धियां हमने देख लिया। आगे हम इसकी उपलब्धियों की देखेंगे। इस मानव जीवन परियोजना में जो छठवां महत्व या उपलब्धियां प्राप्त हुई, इन्होंने देखा कि डीएनए पर जो है जगह जगह, ठीक है, कुछ डीएनए की पुनरावृत्ति अनुक्रम प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो यह पुनरावृत्ति अनुक्रम क्या है बच्चों? तो यह पुनरावृत्ति अनुक्रम यह होता है जिसके विषय में हम विस्तार से अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो पुनरावृत्ति अनुक्रम का मतलब जैसे ए सी सी टी ई, इस तरह से जो यह क्रम है, फिर यहाँ से यही शुरू हो ए सी सी टी ई, फिर यहीं से यही चीज शुरू हो ए सी। तो यह बार बार जो शब्द यह दोहराया जा रहा है, वही शब्द बार बार आए,
ठीक है, एक शब्द के बाद फिर दूसरा वही शब्द दोहराए, तो इसी को ही हम पुनरावृत्तीय अनुक्रम कहते हैं। और इसी पुनरावृत्तीय अनुक्रम को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जिसके विषय में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, सातवां जो है जो उपलब्धियां प्राप्त हुआ कि जो अनुक्रमित किए जाने वाले हैं जो आपका गुणसूत्र है, उसमें प्रथम जो गुणसूत्र है वह 22वां जोड़ी गुणसूत्र प्राप्त हुआ है और यह सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। 22वां जो जोड़ी जो प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम हमें जो अनुक्रमित किए जाने वाले जो आपके गुणसूत्र हैं उसमें जो है पहला 22वां जोड़ी प्राप्त हुआ है और 22वां जोड़ी सबसे छोटा जोड़ी वाला गुणसूत्र होता है। इसका ही स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग चलते हैं। 7 हमने देख लिया, 8वां देखते हैं। 8वां देखेंगे कि जो यक्ष गुणसूत्र है यह सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें आपका 29,668 माने 2961 जीन पाए जाते हैं। और जो वाई गुणसूत्र होता है बच्चों, वाई गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र जो होता है बच्चों यह सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, इसमें 231 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है देखा इनके बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि मानव जीनोम परियोजना का उपलब्धियां या विशेषताएं, महत्व न डालकर सारे बच्चों यहाँ महत्व न डालें, यहाँ पर जो हमने 8 पॉइंट डाला है यह इनकी उपलब्धियां या विशेषताएं हेडिंग डाल के लिखेंगे, इनकी उपलब्धियां या विशेषताएं। महत्व में आप यह डालेंगे इनका महत्व अब क्या है, महत्व की हेडिंग। इसके पहले जो है आपने 8 जो है पॉइंट तक आपने जो है बिंदुवार जो है आपने लिखा है, जो पढ़ा है उसको आप जो है मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं, ठीक है, या उपलब्धियां हेडिंग डालकर लिखेंगे। ठीक है, महत्व अब ये हेडिंग डालेंगे, इनका महत्व क्या है मानव जीनोम परियोजना में। ठीक है, जो है जीनोम विज्ञान की उपलब्धियों की एक नई जो है विधा सामने आई। मानव जीनोम परियोजना में एक नई विधा जिसको हम बोलते हैं जीनोम विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और इस जीनोम विज्ञान से, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय ही उसके जीन की संरचना के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा उसके जीन की संरचना में क्या गड़बड़ी है यह भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा उसके जो जीन का जो क्षार युग्म है उसके अनुक्रम को हम बदलकर जो उनके आनुवांशिकी गुण है, जो आनुवांशिकी रोग है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये इसका महत्व रहा बच्चों कि जो बच्चे जन्म लेते हैं और यदि उसके जीन में कुछ आनुवांशिकी दोष है तो उन आनुवांशिकी दोष को दूर किया जा सकता है। और डीएनए का टीकाकरण का कार्य भी चालू हो चुका है इस मानव जीनोम परियोजना में। जो जीनोम विज्ञान है उसके अंतर्गत डीएनए का टीकाकरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है कि जब शिशु जन्म लेते हैं, कुछ लोग जो आनुवांशिकी गुण होते हैं, जो आनुवांशिकी गुण होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षारों में जो अव्यवस्थाएं होती हैं, जो अनुक्रम जो है अनुक्रम के कारण जो रोग होता है, उस रोगों को सुधारा जा सकता है इस मानव जीनोम परियोजना के द्वारा, अर्थात इस जीनोम जो है विज्ञान के द्वारा। तो ये इनका महत्व है बच्चों। इसके साथ मैंने इस मानव जीनोम परियोजना के विषय में हम विस्तार से मानव जीनोम परियोजना की प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, इनका लक्ष्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, इनकी उपलब्धियां और इनके महत्व के विषय में हम विस्तार से अध्ययन कर लिया है। और अगले टॉपिक पर हम जो पढ़ेंगे वह फिंगरप्रिंट के विषय में अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।